यूएनओ और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके कितने सारे ऑर्गन्स हैं, इनके काम क्या हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं अर्ली वीडियोस में। लेकिन अब इसके भी जो हेड होते हैं, सोचो उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी। इनके हेड जो हैं, यूएनओ के हेड, उन्हें हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। काफी सारे सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएनओ के, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका काम क्या होता है? रूटीन वर्क को संभालना, एनफोर्समेंट को देखना कि सारे लॉज जो हैं, जो यूएनओ जितने भी लॉज वगैरह बना रहे हैं, क्या वो वर्ल्ड में हर जगह इंप्लीमेंट हो रहे हैं, एनफोर्स किए जा रहे हैं कि नहीं। कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना, ये सब जो हमने फंक्शनिंग देखी है, वो सब किसके अंडर में होती है? यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में। सो अब इन्हीं के बारे में, यूएन के जितने भी सेक्रेटरीज जनरल रहे हैं, इनके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी, वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम यूएन सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ यूएन सेक्रेटरीट। अब सेक्रेटरी जनरल हम किसे कहते हैं? जो यूएन का एक ऑर्गन हमने पढ़ा था, सेक्रेटरीट, जो डेली रूटीन वर्क को संभालता है। तो ये जो सेक्रेटरीट ऑर्गन है, इसके हेड होते हैं कौन? सेक्रेटरी जनरल। और इन्हीं को यूएनओ, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड माना जाता है। ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड रिप्रेजेंट्स द यूएन एट द ग्लोबल लेवल। यही है जो सेक्रेटरी जनरल है, वही यूएनओ को एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जैसे हर एक कंट्री को एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करता है इन द यूएनओ जनरल असेंबली। और यहीं पे यूएनओ के भी जो हेड है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल, वो ओवरऑल इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो यूएनओ के जो हेड है, सेक्रेटरी जनरल, इनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सारे जो काम है इन्हीं के अंडर में किए जाते हैं। रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू, अपने फंक्शनिंग को लेकर के, उनके अचीवमेंट्स को लेकर के। और ये सारी रिपोर्ट्स किसे सबमिट की जाती हैं? सेक्रेटरी जनरल को। और सेक्रेटरी जनरल जो है, यही सबको उनका काम अलॉट भी करते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल जो है, यही मेन ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी जो सारे काम संभाल रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी जनरल। लिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि एक परफेक्ट सीक्वेंस में। अब सबसे पहले यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हमारे कौन बने यूएनओ के? दैट इज स्ट्राइक ली। 1946 में ये बने सेक्रेटरी जनरल और 1952 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, नॉर्वे से थे, एंड फोकस्ड ऑन सेटिंग अप यूएन सिस्टम्स। यूएनओ का जो पूरा सिस्टम है, पीस कीपिंग सिस्टम जो है, वो सेटअप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो स्ट्राइक ली जो है, यही थे वो सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने कश्मीर सीज फायर को एस्टैब्लिश किया, प्रमोट किया। यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कश्मीर को लेकर के जो इश्यू चल रहा था, और जो एलओसी बनाई गई, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई, वो किसके अंडर में बनाई गई? किसका जजमेंट था? यूएन के सेक्रेटरी जनरल का। स्ट्राइक ली जो है, इन्होंने ही कश्मीर इश्यू को सॉल्व करवाया था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। साथ ही साथ कोरियन वॉर जो है, उसमें भी इन्होंने अपना इंटरफेयर किया, और एक तरह से जो सोवियत यूनियन है, उसे वहां से विड्रॉ करने के लिए कहा। और कोरियन पेनिनसुला को इंडिपेंडेंस दिलाने में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर इनके बाद बनते हैं डैग हैमरस्कोल्ड। यहाँ पे जे साइलेंट है, सो जे इज साइलेंट हियर, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? डैग हैमरस्कोल्ड, ना कि डैग हैमरस्कोल्ड। सो डैग हैमरस्कोल्ड जो है, ये स्वीडन से थे, और इन्होंने भी एक तरह से पीस कीपिंग में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। स्ट्रेंथन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स इन्होंने एस्टैब्लिश करी यूएनओ की, जो हमारी यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स जो है, जिसमें हम एक तरह से कह सकते हैं, जो देश, अगर हम जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग देशों के बीच में, तो पहले तो उन्हें हम एक तरह से जजमेंट पास करके, उन्हें एडवाइस दे करके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बातों से काम नहीं चल रहा है, बातों से अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हम नहीं बनवा पा रहे हैं, तब क्या होता है? ये जो इमरजेंसी फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस जो है यूएनओ की, उन्हें इंटरफेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए इमरजेंसी फोर्सेस बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूएन में, क्योंकि ये एक तरह से अगर सीधी तरीके से हम बात नहीं मनवा पा रहे हैं लोगों में, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये फाइट करके आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। कौन? यूएन के इमरजेंसी फोर्सेस। तो यूएन के इमरजेंसी फोर्सेस जो है, ये एस्टैब्लिश करवाई किसने? डैग हैमरस्कोल्ड ने। यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्सेस इन्होंने एस्टैब्लिश कराई।
और इनकी डेथ कैसे हुई, एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई डैग हैमरस्कोल्ड की। अब इनके बाद यू टांट 1961 में ये बने हमारे सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम म्यांमार। ये म्यांमार से थे और ये पहले एशियन सेक्रेटरी जनरल थे, एशियन नेशंस में से पहले ये सेक्रेटरी जनरल बने थे यू टांट। प्रमोटेड पीसफुल सेटलमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर क्राइसिस। अब हम हर जगह ये देख रहे हैं कि पीस कीपिंग फोर्सेस एस्टैब्लिश की गई डैग हैमरस्कोल्ड के थ्रू। इन्होंने क्या किया है, पीस कीपिंग को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। इन्होंने भी पीसफुल सेटलमेंट करवाए हैं, यानी डिप्लोमेटिक टाइज बनवाए हैं अलग अलग देशों के बीच में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पीस कीपिंग कॉमन है। यूएनओ का जो फॉर्मेशन हुआ, क्रिएशन हुआ, वो भी इसीलिए हुआ था कि हमें दुनिया में शांति बनाए रखनी है, सारे कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते चलना है और वर्ल्ड वॉर 3 ना हो उसका हमें ध्यान रखना है। तो वही सब काम रहे हैं सभी सेक्रेटरी जनरल के। तो एक काम तो कॉमन है सबका, सबसे मेन जो एम है वो क्या है, पीस कीपिंग। तो पीसफुल सेटलमेंट करवाने पे इनका ध्यान रहा यू टांट का, और इन्होंने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया, और यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी इन्होंने ही स्टार्ट किया। यानी कि इन्होंने क्या किया है, एक तरह से ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया है, एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ाया है यूएनओ का, जहां पे अब हम एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को भी हम हैंडल कर रहे हैं, साथ ही साथ सभी कंट्रीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोग्राम्स चला रहे हैं। और ये सब किसने स्टार्ट किया, यू टांट ने, जो कि एक एशियन नेशन से बिलोंग करते थे। अब इनके बाद आते हैं कुर्तुवल्दीन। 1972 में ये बने हमारे सेक्रेटरी जनरल और 1981 तक रहे। फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया से थे। फोकस्ड ऑन ग्लोबल डिप्लोमेटिक इश्यूज, अगेन वही पीस कीपिंग के लिए क्या किया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करवाए जा रहे हैं अलग अलग नेशंस के बीच में। सर्व 2 टर्म्स, इन्होंने 2 टर्म्स यानी कि 2 बार ये इलेक्ट होकर के आए हैं, 2 बार ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं कहाँ के, यूएनओ के। अब इनके बाद आते हैं जेवियर पेरेस डी क्यूलर। 1982 में बने और 1991 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है जेवियर पेरेस डी क्यूलर का, और इनको इन शॉर्ट हम जेवियर क्यूलर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे ट्राइब लीग। इनका हम एक तरह से जो इनका मेन वर्क रहा है उसे हम ले सकते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर इशू जो है ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। इन्होंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है इनके सभी कामों में। इन्होंने कश्मीर इशू को सॉल्व करवाया है, लाइन ऑफ कंट्रोल बनवाई है, कोरियन वॉर में इन्होंने इंटरफेयर किया है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करी है। डैग हैमरस्कोल्ड जो है, इन्होंने क्या किया है, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्सेस इन्होंने एस्टैब्लिश करी। और यू टांट जो है ये पहले एशियन हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, और इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और वही काम पीस कीपिंग का काम कुर्तुवल्दीन ने भी किया। अब जेवियर पेरेस डी क्यूलर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल बने जेवियर पेरेस डी क्यूलर। कब बने, 1982 में, और कब तक, 1991 तक इनका टाइम पीरियड रहा। जनरली 5 ईयर के टर्म के लिए इलेक्ट होके आते थे ये सेक्रेटरी जनरल, बट ये 2 टाइम्स इलेक्ट होके आए हैं। सो इनका एक तरह से टर्म पीरियड जो है लगभग 10 इयर्स तक का है। सो जेवियर पेरेस डी क्यूलर जो है ये कहाँ से थे, पेरू से। वील एड मैप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द बोर्ड, सो आपको पता चल जाए कि ये कंट्री एक्चुअली है कहाँ पे। सो पेरू से थे जेवियर पेरेस डी क्यूलर, और हेल्प एंड कन्फ्लिक्ट्स, इन्होंने कन्फ्लिक्ट्स खत्म करने में हेल्प करी, लाइक ईरान एंड इराक। एक्चुअली अरब नेशंस जिन्हें हम कहते हैं, तो ये जो अरब नेशंस हैं इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जिनमें मेनली ईरान और इराक जो है, इनके बीच में तो काफी बार कन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहे हैं, और इन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व भी किया गया है। एक तरह से यूएन जो है उसे इंटरफेयर करना पड़ता है बीच में इनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं, तो इनके कन्फ्लिक्ट्स को काफी बार सॉल्व किया गया है यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल्स के थ्रू, जिनमें से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जेवियर पेरेस डी क्यूलर ने। नाउ स्ट्रेंथन यूएन डिप्लोमेसी, अगेन वही आ गई पीस कीपिंग। एक तरह से अलग अलग जो नेशंस जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके बीच में डिप्लोमेटिक टाइज बनाना, यानी कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। इसमें भी मेन फोकस रहा है किसका, जेवियर क्यूलर का। नाउ बुटरस घाली, ये बने सेक्रेटरी जनरल 1992 में। अब 1991 में क्या हुआ था, जो कोल्ड वॉर है वो एंड हुई है, यानी कि सारे जो नेशंस हैं, सोवियत नेशंस जो थे पहले, सोवियत यूनियन, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, और काफी सारे डिफरेंट, स्पेशली 15 जो हमारे नेशंस हैं वो बन के आए, जिनमें से स्तान नेशंस भी हैं काफी सारे, और यूक्रेन और रशिया, ये सारे नेशंस भी बन के आए हैं, मेनली ईस्ट यूरोपियन नेशंस और हमारे जो नॉर्दर्न एशियन नेशंस हैं।
वो सारे नेशंस निकल के आए सोवियत यूनियन में से आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो 1991 में क्या हुआ है, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ है और इसके बाद क्या हुआ था, हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी, यानी कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हुई कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने में। ये सारी कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के अंडर में सोशलिज्म को फॉलो किया करती थी, कम्युनिज्म को फॉलो किया करती थी, वो सारी कंट्रीज जो है अब एक तरह से कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं और इस आइडियोलॉजी के ट्रांसफर से रिलेटेड या इस डिफरेंट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने से रिलेटेड इनके जर्नी में काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई। काफी ज्यादा एक तरह से पॉवर्टी बढ़ी, जो माफिया गैंग्स हैं वो भी इमर्ज होके आए, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई, हेल्थ से भी रिलेटेड काफी सारी क्राइसिस इमर्ज होकर के आए। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बुटरस घाली जो है ये इलेक्ट होके आए यूएन सेक्रेटरी के तौर पे और इन्होंने क्या किया, कोल्ड वॉर के बाद यानी पोस्ट कोल्ड वॉर में जो भी चैलेंजेस फेस कर रही थी कंट्रीज, उनसे उन्हें ओवरकम करने में हेल्प करी इन्होंने बुटरस घाली ने। ये कहाँ से थे, इजिप्ट से थे। ये पहले अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल थे। अब लेट मी मेक इट क्लियर कि अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। ओवरऑल जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो वो हम एक कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। अब इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एकदम एंड पे यानी कि सदर्न अफ्रीका में साउथ अफ्रीका नाम की एक कंट्री है। तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री का नाम है और अगर हम अफ्रीका वर्ड यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हम एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस टर्म से। तो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और साउथ अफ्रीका क्या है, उसी कॉन्टिनेंट के बिल्कुल एंड में सदर्न पार्ट में एक कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। तो उस कॉन्टिनेंट के यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पहले सेक्रेटरी जनरल थे कौन, बुटरस घाली। फिर कोफी अन्नान 1997 में ये बने सेक्रेटरी जनरल और 2006 तक इनका टर्म पीरियड रहा। ये कहाँ से थे, घाना से। और इन्होंने भी मेनली क्या किया, पीस कीपिंग जो है उसे इन्होंने प्रमोट किया, प्रमोटेड ह्यूमन राइट्स। इन्होंने ह्यूमन राइट्स यानी कि हमारे जो जनरल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे इंडिया में हम देखते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम है, हमें डिफरेंट जो हमारे राइट्स है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारे जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। ह्यूमन के जो बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें प्रमोट किया किसने, कोफी अन्नान ने। और साथ ही साथ यूएन में रिफॉर्म्स लाने की बात करी। कोफी अन्नान जो है इन्होंने यूएनओ में रिफॉर्म लाने की बात करी है, लेकिन ये रिफॉर्म्स ला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अब जैसे हम इंडिया में देखें तो इंडिया में हम हेड ऑफ द नेशन किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट को, लेकिन मेन पावर किसके पास रहती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि जो कोफी अन्नान है ये क्या बने, सेक्रेटरी जनरल। कहने को ये क्या है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जो सारे जो भी मेन फंक्शंस हैं, जो भी काम हो रहा है उसे ये मैनेज कर रहे हैं, उसे सुपरवाइज कर रहे हैं कोफी अन्नान। लेकिन मेन जो पावर है वो किसके पास है, 5 परमानेंट मेंबर्स के पास। तो अगर कोई बिल पास होना है, कोई मेजर चेंज लाना है इस ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट नेशंस से रिलेटेड जो भी बिल्स वगैरह पास होने हैं, वो कहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, यूएन के सेक्रेटरी काउंसिल में, जहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनके पास वीटो पावर है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जब ये सहमत होंगे, जब ये एक तरह से अग्री करेंगे यूएन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, तब ही रिफॉर्म्स आ सकते हैं। अदरवाइज कैसे भी हम रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। सेक्रेटरी जनरल जो है वो भी अपनी मर्जी से रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। अब जैसे ये जो 5 मेंबर नेशंस है, परमानेंट मेंबर्स जो हैं, रशिया, यूके, यूएसए, चाइना और फ्रांस, ये सारे जो 5 नेशंस हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं, ये तो नहीं चाहेंगे कि परमानेंट मेंबर्स और बढ़ें, हम अपनी पावर दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, वीटो पावर दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, ये तो नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए कोई ना कोई कंट्री जो है वो वीटो पावर का यूज करके इन रिफॉर्म्स को आने से रोक देते हैं। और जो परमानेंट मेंबर के जो सीट्स हैं उन्हें ये नहीं बढ़ा रहे हैं, इन्हें बढ़ाने की, परमानेंट मेंबर्स के सीट्स को और ज्यादा इंक्रीज करने की डिमांड चल रही है कोफी अन्नान के ही टाइम पीरियड से। और इसके लिए क्राइटेरिया भी सेट किया गया था, जो हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, और इंडिया जो है वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसे परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए, कहाँ पे, यूएनओ में। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो नेशंस हैं, मेंबर नेशंस जो हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स स्पेशली, वो अपनी वीटो पावर का यूज कर देते हैं और वो इन सीट्स को बढ़ाने से रोक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपनी पावर दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरे नेशंस भी परमानेंट मेंबर्स बने, ऐसा ये नहीं चाहते 5 परमानेंट मेंबर्स। सो ये एक तरह से कोफी अन्नान जो है इन्होंने यूएन में रिफॉर्म्स लाने की बात जरूर करी है, डिमांड करी है, लेकिन रिफॉर्म्स ला नहीं पाए। अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज भी मिला है कब, 2001 में। बान की मून ये 2007 से 2016 तक सेक्रेटरी जनरल रहे। कहाँ से थे, साउथ कोरिया से। अब साउथ कोरिया से ये बिलोंग करते थे और इनका मेन फोकस रहा क्लाइमेट चेंज पे, यानी इन्होंने ज्यूरिसडिक्शन और ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। कोफी अन्नान के टाइम पीरियड से ज्यूरिसडिक्शन बढ़ता चला गया है, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा रैपिडली हमने क्या किया है, एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ाया है यूएनओ का।
पहले जहां यूएनओ सिर्फ पीस कीपिंग, अभी हमने डिस्कस किया था, जो हमारे स्टार्टिंग के जो हमारे जितने भी सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने मेन फोकस अपना रखा पीस कीपिंग पे। पीस कीपिंग फोर्सेस एस्टैब्लिश करना, एजेंसीज हैं वो सब बनाई, डिफरेंट प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च करे डेवलपमेंट से रिलेटेड, पीस मेंटेन करने से रिलेटेड। लेकिन अब जो बाद में जो हमारे बने हैं, बाद में जो हमारे ये जो लेटर सेक्रेटरी जनरल्स हैं, इन्होंने क्या किया है, ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया है। सिर्फ पीस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पीस तो मेंटेन कर ही रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और भी दूसरे इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांस बाउंड्री जो पोल्यूशन है वो फैल रहा है, जैसे चाइना से वाटर जो है इंडिया में आता है, इंडिया से पाकिस्तान में जाता है, तो जो रिवर जो फ्लो कर रही है, इंडस रिवर का ही हम एक तरह से एग्जांपल ले लें, तो चाइना से जो वाटर आ रहा है इंडिया में वो थोड़ा बहुत पोल्यूटेड है, और इंडिया से फिर जो जा रहा है वाटर, जो इंडस रिवर जा रही है फ्लो करती हुई पाकिस्तान में, वो और ज्यादा पोल्यूटेड है। फिर पाकिस्तान में और ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस रिवर में, और ज्यादा वो रिवर पोल्यूट हो जा रही है और फाइनली जाकर के ओशन में मिल रही है, जिससे हमारी एक मेजर जो बॉडी है, ओशन जो है वाटर बॉडी, वो पोल्यूट हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांस बाउंड्री, अलग अलग बाउंड्री के थ्रू पोल्यूशन भी फैलता हुआ आता है, रिवर्स के थ्रू फ्लो करता हुआ चले जाता है। अब एयर जो है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कंट्रीज की बाउंड्री सेट कर दी है, तो एयर जो है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी बाउंड्री सेट हो गई, जो एयर है वो तो फ्लो करती जाती है, पोल्यूटेड एयर एक तरह से बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती है। तो ये जो एयर है, वाटर है, ये सारे पोल्यूशन जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बढ़ रही है। इन सब प्रॉब्लम्स को मैनेज करना कब से स्टार्ट किया गया, 2007 के बाद से यूएनओ के थ्रू। जब बांग की मून बने वहां के सेक्रेटरी जनरल, तब इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को इन्होंने उठाया यूएनओ में, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना अपना डेवलपमेंट करें, तो उसे इन्होंने एक तरह से प्रमोट किया। स्ट्रेंथन ग्लोबल कॉपरेशन, और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाने का भी काम इन्होंने ही किया बांग की मून ने। अब इनके बाद बनते हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। 2017 में ये बने और आज भी प्रेजेंट टाइम में भी करंट ये हमारे करंट सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। ये पोर्चुगल से हैं, जहां से रोनाल्डो है, तो पोर्चुगल से ये बिलोंग करते हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इन्होंने भी क्लाइमेट क्राइसिस यानी क्लाइमेट चेंज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज इन्होंने भी रेज करे हैं यूएनओ में और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करी है। नाउ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स जैसे कि रशिया और यूक्रेन, अभी इनके बीच में भी काफी ज्यादा एक तरह से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हुई थी, या कह लो वॉर ही हो गई थी। तो ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करी है किन्होंने, एंटोनियो गुटेरेस ने। जो ग्लोबल लेवल पे कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, किसी भी सेक्रेटरी जनरल का आपको नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन्होंने क्या क्या काम किए, तो सबसे मेन तो यही है कि उन्होंने क्या किया है, पीस मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सभी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने। अगर अर्ली टाइम की पूछ ली जाए, यानी कि जो हमारे पुराने जो स्टार्टिंग के जो हमारे रह चुके हैं सेक्रेटरी जनरल, उनके बारे में पूछा जाए तो उन्होंने एक तरह से डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह भी निकाले हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर लेटर सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में पूछा जाता है, या कह लो करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के बारे में पूछा जाता है, तो आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो कि ये ह्यूमन राइट्स को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज वगैरह सभी को इन्होंने उठाया है, और हर एक फील्ड में ये अपना एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। एक तरह से जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उन सबको रेज किया जा रहा है यूएनओ में, और इस तरह से यूएनओ का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया गया है लेटर सेक्रेटरी जनरल्स के थ्रू। तो आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, सभी जो यूएन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया आज के टॉपिक में। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, और हम लोग उन सब क्वेश्चंस को, उन सब डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं आने वाली वीडियोस में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। So stay curious, stay consistent. Thank you very much.